हेलो बच्चों। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर देन उसके वजह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 3 मेजर मेथड होती है जिसके थ्रू हम मेटल को प्योर करते हैं। कंसंट्रेटेड ऑफ ओर, तो कंसंट्रेटेड ओर को आगे हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ओर में लेके जाते हैं। अब जो रिडक्शन ऑफ ओर से हमें क्रूड मेटल मिलती है उसे हम और ज्यादा रिफाइन करते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है कि आपने क्या करा था, रिडक्शन ऑफ ओर में क्रूड मेटल आपने ली। अब ये जो क्रूड मेटल आपको मिली ना, क्रूड मेटल मिली, अब ये क्रूड मेटल आपका 95 से 97% तक प्योर होती है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना। 95 से 97% आपको यहाँ पे मेटल होती है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 3 से 4% आपकी इम्प्योरिटीज बच जाती है। तो लास्ट में और अच्छे ज्यादा आपको प्योर फॉर्म में अगर ये चाहिए मेटल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, मतलब रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मेरे पास में यही बात आती है कि हमें यहाँ पे रिफाइन करना है। अब देखो, रिफाइनिंग का समझ में आ गया तो डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर मेटल और क्रूड मेटल, सॉरी क्योर नहीं है, यहाँ पे क्रूड लिखा है ना। क्या लिखा होगा यहाँ पे, क्रूड मेटल लिखा हुआ है। तो क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। पहली बात समझ में आ गई। जैसे हमने कैल्सिनेशन में मेथड थी 3 मेथड, वैसे ही यहाँ पे आपको मेथड ऑफ रिफाइनिंग में 6 टाइप की मेथड पढ़नी पड़ेगी। पहला लिक्वेशन, देन डिस्टिलेशन, देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फिर जोन रिफाइनिंग, देन वेपर फेज एंड आपका क्रोमेटोग्राफी। लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होती है वो मैं बता देती हूँ, काफी एक्सपेंसिव होती है और इसे एक्सपेंसिव मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज और क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो हम जनरली यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में भी थ्योरेटिकली पढ़ने को मिल जाएगी, और दूसरा ये कि हम 10th से इसको पढ़ते आ रहे हैं सीबीएसई में। तो मैं यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बाकी की सारी प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो लिक्वेशन की ओर चलते हैं। अब देखिए, रिफाइनिंग में हमारी पहली मेथड क्या थी, लिक्वेशन। तो लिक्वेशन में क्या है कि लिक्वेशन जो है वो आपका रिवर बोटेरी फर्नेस में कैरिड आउट किया जाता है। किस टाइप की मेटल के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे टिन हो गया, लेड हो गया, बिस्मुथ हो गया, इन सब की मेटल के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे जो आपका डायग्राम बना है, ये यहाँ पे आपको हीटेड पोर्शन है। यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे हीट किया गया है। ऊपर से जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेटल, इम्प्योर मेटल और या क्रूड मेटल को यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास में ये आया, और जैसे यहाँ पे ये आने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट होगा। हीट होने की वजह से ये जो मेटल थी ये क्या हो गई, मेल्ट हो गई। और मेल्ट हुई तो इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये जम जाती है इम्प्योरिटीज, और मेटल मेल्ट होके इधर प्योर मेटल इस कंटेनर में आ जाती है। इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्योर मेटल को इस कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पे मतलब हार्डली बहुत ही कम यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती है, 3 से 4%। तो आपका जैसे टिन हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, इसे आपने क्या करा, यहाँ पे हीट कर दिया। हीट करने से मेटल क्या हो गई, मेल्ट हो गई। मेल्ट हो गई और उसकी जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रही थी वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे नीचे रह जाती है, तो इम्प्योर लेफ्ट बिहाइंड, और जो प्योर मेटल होती है वो आपकी इस कंटेनर में इकट्ठे हो जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल सी, आसान सी लिक्वेशन मेथड थी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। देखिए, लिक्वेशन के बाद में आता है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है कि किस प्रोसीजर पे काम करता है, अगर हम इसके प्रोसीजर को समझाएं, ये आपका पूरा डिस्टिलेशन का क्या है, सेटअप है। यहाँ पे जो राउंड बॉटम फ्लास्क दिखा है, इसे क्या बोलते हैं हम, राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम क्या करते हैं, क्रूड मेटल को ले लेते हैं और नीचे से यहाँ पे बर्नर के थ्रू इसे हीट करते हैं। जब ये हीट होता है तो इसकी वेपर्स बनती है, और ये वेपर्स यहाँ से निकल के इधर आने लगती है। थर्मामीटर में यहाँ पे हम किस लिए लगाते हैं, ताकि हम इसमें टेम्परेचर चेक कर सकें। जब वेपर्स के फॉर्म में आई यहाँ पे जैसे, तो इसे इस वाले पार्ट्स में
कलेक्ट किया जाता है, मतलब इधर से पास किया जाता है। यहाँ पे आपको कंडेंसर लगाए जाते हैं, तो कंडेंसर क्या करेंगे, कूल कर देंगे इसे, और वेपर को फिर से किस में चेंज कर देंगे, लिक्विड में चेंज कर देंगे। अब ये जो वेपर्स लिक्विड में चेंज हो गई है, वो इधर आके ड्रॉप वाइज इसमें कलेक्ट हो जाती है। तो वही चीज लिखी गई है यहाँ पे कि क्रूड मेटल इज हीटेड इन ए फ्लास्क, देन प्योर मेटल वेपराइज एंड सेपरेटली कंडेंस्ड इन अ रिसीवर। क्या हुआ, आपने जो भी आपकी मेटल थी ये अभी क्या थी, क्रूड मेटल थी, मतलब इम्प्योर थी, इसे फ्लास्क में लिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिंक पिंक कलर का, बर्नर के थ्रू यहाँ पे हीट किया, ये आपकी वेपर के फॉर्म में ऊपर आई, वेपर के फॉर्म में ऊपर आई, तो इस वाले पोर्शन में से गुजर रही है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कंडेंसर लगाया गया है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वाटर तो इधर निकल गया, लेकिन जो आपकी मेटल की वेपर्स बनी हुई थी वो फिर से आपकी ड्रॉप वाइज इधर आई, और ड्रॉप वाइज आके इस रिसीवर में यहाँ पे कलेक्ट हो गई। आपको यहाँ पे ड्रॉप बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था डिस्टिलेशन का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गई आपकी। क्लियर है? तो पहला हमारा क्या था, लिक्वेशन, दूसरा हमारा क्या है, डिस्टिलेशन, तीसरा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की ओर। तो ये अपना सेटअप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। अब सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाली जो मेथड है वो कब यूज की जाती है, जो आपकी थोड़ी जो मेटल एक्सपेंसिव होती है, या फिर हम बोल सकते हैं यूज टू रिफाइन मेटल लाइक कॉपर जिंक, इस टाइप की मेटल को रिफाइन करने में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज किया जाता है। इसमें कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, तो यहाँ पे टिन, सेलेनियम, टेलोरियम, ये सब चीजें होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम कि ये सारी जो प्रोसेस है वो होती कैसे, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है कि एक इस तरह से सेटअप जमाया है। यहाँ पे मैंने जिस भी मेटल को आपको रिफाइन करना है उसका कैथोड एनोड लिया। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कि इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं, और जो प्योर मेटल है उसको एज ए कैथोड यूज करते हैं। और हमारे पास में जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्ट ऑफ सेम मेटल का होता है। ये तीन अपनी कंडीशन है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉपर का यूज करना है, तो मैंने कॉपर का क्या कर लिया, एनोड ले लिया, लेकिन वो इम्प्योर मेटल थी। मैंने कॉपर का ही क्या करा, कैथोड लिया, लेकिन ये प्योर मेटल थी, है ना? तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी, क्या कराई गई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी की पास कराने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये मेटल जो है आपकी, ये क्या होगी, एम प्लस के फॉर्म में इधर इसके, जैसे कि अगर सपोज कि मैंने कॉपर लिया होता तो कॉपर प्लस टू के फॉर्म में इधर से क्या होने लगता, रिलीज होने लगता। अब ये एम प्लस किधर जाएगा, ये कैथोड की ओर चलने लगेगा। तो धीरे 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 क्या होगा कि यहाँ से एम प्लस के फॉर्म में ये निकल रहा है, तो एनोड की जो रॉड होगी वो उसका वेट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास में जैसे कॉपर प्लस था, तो कॉपर प्लस इधर यहाँ पे क्या होने लगेगा, एक डिपोजिशन करने लगेगा, यहाँ पे ये डिपोजिट होने लगेगा। ठीक है ना? तो बिंग अ टाइम यहाँ पे ये तो हो जाएगी आपकी पतली, मतलब वेट ऑफ रॉड क्या हो गया, कम हो गया। इधर आपका वेट ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ रॉड आपका इंक्रीज हो जाता है। इधर मेरे पास में वेट ऑफ रॉड या वेट ऑफ एनोड में क्या बोलूंगी, डिक्रीज होने लगेगा। और जो इसमें इम्प्योरिटीज रहेगी वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे नीचे की ओर जमा हो जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे नीचे की ओर जमा होगी ना, उसे हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। मतलब जो इम्प्योरिटीज मेटल थी इसमें एनोड में, वो यहाँ पे मड के फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाती है जब हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम मेटल को क्या कर लेते हैं, प्योर मेटल के फॉर्म में पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसे ही हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड में भी मैंने यहाँ पे समझाया था। वहां पे भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वर्ड का यूज किया था। ठीक है ना? तो क्या मेरी बात समझ में आ गई कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कराते हो, तो यहाँ से एनोड से क्या होने लगता है कि आपका जो भी मेटल है वो मेटल एम प्लस के फॉर्म में बाहर आती है। ये मेटल एम प्लस के फॉर्म में आती है तो कहाँ जाएगी, आपके कैथोड की ओर जाएगी। और अगर ये कैथोड की ओर जाती है तो यहाँ पे मेरे पास में इधर डिपोजिशन होने लगता है, इसलिए वेट ऑफ रॉड यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और चूंकि यहाँ से इसका क्या हो रहा है,
M+ के फॉर्म में ये बाहर निकल रही है, तो मेरे पास में वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो जाएगा और जो भी इसका इम्प्योर फॉर्म था वो नीचे, मतलब जो गंदगी थी वो यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फोर्थ प्रोसेस थी हमारी जोन रिफाइनिंग, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ मेथड हमारी क्या है, जोन रिफाइनिंग। और जोन रिफाइनिंग मेथड जो होती है वो अभी तक की जितनी भी रिफाइनिंग मेथड यूज की गई है उसमें से सबसे ज्यादा या सबसे मॉडर्न मेथड बोली जाती है। तो जोन रिफाइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ रिफाइनिंग, पहली बात है ना। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे एक मेटल की एक रॉड होती है। क्या होती है, ये मेटल की रॉड होती है, जैसे कि ये है ना। इस मेटल की रॉड को एक रिंग में से पास किया जाता है, एक रिंग में से पास किया जाता है। वो रिंग बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रॉड है और इस रॉड को इस रिंग में से, इस सर्कल में से पास किया गया है ना। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल देन मेटल, ठीक है ना। तो इस रॉड में जो भी इम्प्योरिटीज रही होगी वो क्या होने लगेगी, इस सर्कुलर हीटर से अगर पास की गई है, ये आपका सर्कुलर हीटर है, ये हीट किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसमें से इस रॉड को पास किया जा रहा है ना। समझे जरा ध्यान से, जब यहाँ से ये पास किया गया इससे, तो आपकी जो इम्प्योरिटीज थी वो क्या हो गई थी, वो आपकी इम्प्योरिटीज जो है वो मोर सोल्यूबल है, तो ये मेल्ट होने लगेगी। और ये जैसे जैसे इसमें से पूरा पास किया जाएगा तो आपकी इन जो इम्प्योरिटीज रहेगी वो आगे की ओर सोल्यूबल हो के इधर आके यहाँ पे एक लास्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इकट्ठी हो जाएगी। इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगी, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो ये वाली पूरी जो मेटल की रॉड थी, इस मेटल की रॉड को क्या करा हमने, इस हीटर में से पास किया। इस हीटर में से पास किया पूरे को, तो जो आपकी इम्प्योरिटीज थी वो क्या हो गई, मोल्टन स्टेट में आ गई, आगे की ओर बढ़ गया। तो यहाँ पे इकट्ठी हो गई। अब जितने पार्ट में इकट्ठी हो गई थी वो सारी इम्प्योरिटीज, उसको कट करके अलग कर दिया जाता है, मेटल को प्योर कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी अगर लिखा है, जैसे रिक्रिस्टलाइज प्योर जर्मेनियम, ये आपका आ गया। सर्कुलर हीटर में से किया तो मोल्टन जोन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इम्प्योर हो रही। तो जैसे जैसे इसमें पास करेंगे ये बह के इधर आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है पूरी, और इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पे इसको पार्ट को अलग कर दिया जाता है। तो इम्प्योर जर्मेनियम रॉड, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ हीटर, मोल्टन जोन एंड इम्प्योरिटीज। सिंपली ये है कि ये जैसे कि आपका रॉड है और इसको हीटर में से पास किया गया है, जैसे जैसे पास करोगे तो इम्प्योरिटीज पिघलती जाएगी और एक एंड पे जाके इकट्ठी हो जाएगी, और उस एंड को आपको काट लेना है। यही आपका क्या है, जोन रिफाइनिंग है। तो इसके बारे में मैंने क्या क्या लिखा है इसको देख लेते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड है। इम्प्योरिटीज गेट कंसंट्रेटेड एट वन एंड, दैट एंड इज कट ऑफ, जो मैंने आपको बताया। इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल देन मेटल, और यहाँ से हाईली प्योर सेमीकंडक्टर आर ऑब्टेन्ड, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, गैलियम, इंडियम। हाईली प्योर सेमीकंडक्टर को जोन रिफाइनिंग मेथड से आप ऑब्टेन करते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये अपना फोर्थ मेथड था। अब हम बात करेंगे वेपर फेज की, ठीक है। तो हमारी सेकेंड लास्ट मेथड कौन सी है, वेपर फेज। मैंने पहले कहा था क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, वो आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लीजिएगा। तो वेपर फेज में क्या होता है, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वोलेटाइल कंपाउंड। सबसे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि मेटल को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। वेपर फेज नाम से समझ में आ रहा है कि मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वोलेटाइल कंपाउंड एंड देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। मेटल को पहले आप वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करते हो, उसके बाद में डिकम्पोज करके प्योर मेटल में आप इसे प्राप्त कर लेते हो। वेपर फेज मेथड का यूज कब किया जाता है, किस टाइप के मेथड के लिए, किस टाइप के मेटल के लिए यूज किया जाता है, तो यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकेल, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। ये याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस किसके लिए, किस मेटल के रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो निकेल, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है।
और यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज इम्प्योरिटीज। कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें दो मेथड में पढ़ा जाता है, एक मॉन प्रोसेस जो कि निकिल के लिए यूज की जाती है, और एक वॉन आर्कल मेथड जो कि जर्केनियम एंड टाइटेनियम के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो वन बाय वन अपन दोनों ही मेथड को देख लेते हैं। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में दो मेथड होती है अपनी, मॉन प्रोसेस जो कि निकेल के लिए यूज की जाती है, और वॉन आर्केल मेथड जो कि जर्कोनियम टाइटेनियम के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या करते हैं अपन कि जब निकेल की रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाती हूँ 350 केल्विन पर, क्या करवाती हूँ, निकेल की रिएक्शन जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाती हूँ 350 केल्विन पर, तो आपको एक वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनता है निकेल का। ठीक है ना, निकेल कार्बोनाइल का कंपाउंड बना लिया। अब ये अनस्टेबल है, इसलिए अगेन इसे हम थोड़ा हीट करते हैं तो ये निकेल को हाईली प्योर फॉर्म में अलग कर देता है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है अलोंग विद N2NO2। इन द सेम मैनर अगर मैं जर्कोनियम की रिएक्शन आयोडीन के साथ में करवाती हूँ 370 केल्विन पर, तो मुझे यहाँ पे जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड मिल जाता है। ये भी क्या है, आपका वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। अब इसे अगेन में हाई टेम्परेचर 2075 केल्विन पर हीट करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे जर्कोनियम मिल जाता है और आयोडीन मिल जाता है along with O2 एंड N2, है ना, क्योंकि हमें O2 और N2 एज ए इम्प्योरिटीज यहाँ पे अलग करते हैं। टाइटेनियम की रिएक्शन में आयोडीन के साथ में करवाती हूँ 500 केल्विन पर, तो मुझे TiI4 मिल जाएगा। इसे अगेन में 1700 केल्विन पर गर्म करती हूँ, तो 2I2 प्लस मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टाइटेनियम मिल जाएगा, और साथ में मुझे क्या मिल जाएगा, N2 प्लस O2। ठीक है ना, एज ए इम्प्योरिटीज मिल जाएगी। तो ये वेपर फेज प्रोसेस में मॉन प्रोसेस और वॉन आर्केल मेथड का यूज किया जाता है, ये हमें याद रखना है। इतना समझ में आता है? तो ये कहानी अपनी किसकी हो गई, रिफाइनिंग ऑफ ओर की खत्म हो जाती है। अब जैसे जो कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज होने वाली मेटल्स है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, उसकी मैं मेटलर्जी आपको अलग से पढ़ाने वाली हूँ, और उसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एलिंगम डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें अपन ने बेयर प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, जैसे बॉक्साइड आपका रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड का देखा अपन ने, लीचिंग देखा। ठीक है ना, तो इसका अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलने वाली हूँ एल्यूमिनियम और जिंक की मेटलर्जी के साथ में। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।